अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मुशावरत से बनाए गए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आज इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। ये केस नून लीग की हुकूमत के सियासी मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है, क्योंकि नून लीग की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगता है कि वो फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये भी इल्ज़ाम है कि नून लीग के बड़े बड़े रहनुमा फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबात हार गए थे, मगर उन्हें फॉर्म 47 की बुनियाद पर इलेक्शन जितवाया गया। और अगर इस्लामाबाद के इन 3 हलकों का फैसला नून लीग के खिलाफ आ गया तो पूरे मुल्क, खासतौर पर पंजाब और कराची के इंतखाबात पर पहले से मौजूद सवाल और बड़ा सवाल बन जाएगा। इस्लामाबाद के ये तीनों हलके यानी हलका NA 46, NA 47 और NA 48 वो 3 हलके हैं जहां से नून लीग के उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरख्वास्त दायर की थी। जबकि उन्हीं दिनों कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को किसी भी रिटायर्ड जज को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने का इख्तियार मिल गया था। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड अफजल पराचा को इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल नामजद करके उन्हें ये तीनों केसेस मुंतकिल कर दिए थे। लेकिन PTI के रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया, जहां जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए ये तीनों दरख्वास्तें दोबारा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को समाअत के लिए भेजी। लेकिन आज इस अहम समाअत से पहले ही सोशल मीडिया पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री के इल्ज़ाम पर मुहिम चलना शुरू हो गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जारी मुहिम के हवाले से आज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मुशावरती इजलास हुआ। फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया। और कुछ ही देर बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने चीफ जस्टिस की सरबराही में केस की समाअत की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल थीं। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहिब, ऐसा नहीं चलेगा, हम इस कैंपेन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया, किसी ने कोई सबक नहीं सीखा, जो भी इसमें मुलव्विस निकला उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। जिसने दरख्वास्त देनी है जाए दरख्वास्त दे, किसी को रोक नहीं रहे। पेमरा, PTA और FIA की क्या जिम्मेदारी है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा? आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इसलिए आपको बुलाया है। इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने कोई बात नहीं की, इसका मतलब है कि आप इसकी तौसीक कर रहे हैं। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अब हम हुकूमत और पेमरा को बताएंगे कि उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनको अब हम बताएंगे कि क्या करना है। अब क्या जजेस ट्वीट करें कि मेरी डिग्री सही है या नहीं? ये इदारा जाती रेस्पॉन्स है, जो इसमें मुलव्विस होगा अपनी गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। एहतसाब से घबराने वाले नहीं हैं, लेकिन एहतसाब के नाम पर जारी मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि तासुर जा रहा है कि हुकूमत इसके पीछे है। आज की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा, PTA और DG FIA को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। आज की समाअत में अदालत ने गरीदा फारूकी, अमार सोलंकी और हसन अयूब को भी नोटिस जारी कर दिया। सिर्फ यही नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट समाअत से पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें अदालत से सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई और तौहीन अदालत की फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। और फिर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत की। और दूसरी तरफ आज तकरीबन 1 माह बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ही इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर PTI की दरख्वास्तों पर समाअत की, जहां समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नून लीग के 2 MNAs पर वक्त पर जवाब जमा न करवाने पर 20-20 हज़ार रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। इस्लामाबाद के हल्का NA 46, NA 47 और NA 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जहाँ ट्रिब्यूनल ने वकला को इलेक्शन एक्ट का रूल 144 पढ़ने का कहते हुए कहा कि इसके मुताबिक ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होना है और 180 दिन में फैसला होना है। इसके मुताबिक फरीकैन 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल कराने के पाबंद हैं। इसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि सेक्शन 147 क्या है वो पढ़ें। इसके मुताबिक जवाब के साथ बयान हल्फी भी जमा होना है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए तरीक़ाकार क्या है, पहले वो पढ़कर बता दें। इस पर शुएब शाहीन ने जवाब दिया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 6 माह में इलेक्शन पटिशन पर फैसला करना है। ट्रिब्यूनल ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत करनी है और 7 दिनों से ज़्यादा की तारीख नहीं देनी। इस दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि
ट्रिब्यूनल के पास शो कॉज नोटिस जारी करके मेंबरशिप मुअत्तल करने का भी इख्तियार है। हम पहले तरीकाकार तय कर रहे हैं, एक एक करके सारे केसेस सुनेंगे, रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। इस पर किसी को एतराज़ है तो बता दे। तो इस दौरान नून लीग के रहनुमा तारिक फजील चौधरी के वकील ने जवाब दिया कि हमें एक एतराज़ है। ट्रिब्यूनल ने वकील से पूछा कि आप किसकी तरफ से हैं। वकील ने जवाब दिया कि मैं डॉक्टर तारिक फजील चौधरी की तरफ से पेश होऊंगा। ट्रिब्यूनल ने उनसे सवाल किया कि आपका वकालतनामा जमा नहीं हुआ, जिस पर तारिक फजील चौधरी के वकील ने जवाब दिया कि वकालतनामा आज जमा करा दूंगा। ट्रिब्यूनल ने रिमार्क दिए कि पहले वकालतनामा जमा कराएं, फिर ज़रूर अदालत की मुआवनत करें। रोज़ाना की बुनियाद पर इन केसेस को सुनेंगे। कानून के मुताबिक 7 दिन के अंदर भी कोई इल्तवा मांगेगा तो 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। इस दौरान ट्रिब्यूनल ने पूछा कि कोई हुक्म इम्तना है तो बताएं। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मुअत्तल है, अगर वो बहाल हो जाएगा तो हम कार्रवाई रोक देंगे। एक तो यह है कि ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। किसी को कोई एतराज़ है? इस दौरान तारिक फजल चौधरी के वकील ने जवाब दिया कि जी मुझे एतराज़ है, मैं तारिक फजल चौधरी का वकील हूँ। इस पर ट्रिब्यूनल ने उनसे पूछा कि क्या आपने वकालतनामा जमा कराया है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि वकालतनामा अभी जमा नहीं करवाया, आज जमा करवा दूंगा। मैं एक बात करूंगा, अदालत चाहे तो उसे ज़ेरे गौर ना लाए। इस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उनकी सरजनिश करते हुए कहा कि चुप करें, वकालतनामे के बगैर कैसे बात कर सकते हैं, जब अदालत ने कह दिया तो खामोश हो जाएं। इस पर तारिक फजल चौधरी के वकील ने अदालत से मुआतरत की। आज की समाअत में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि आइंदा समाज से पहले बयान हल्फी जमा कराएं, पहले बयान हल्फी आएंगे फिर हम आगे देखेंगे। इस दौरान नून लीग के एमएनए अंजुम अकील के वकील ने जवाब दिया कि नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त तो बर वक्त दायर हुई है, एतराज़ यह है कि तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी नहीं हुए। इस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जवाब दिया कि बेहतर नहीं होगा कि जो एतराज़ उठा रहे हैं आप दरख्वास्त दायर कर दें, ट्रिब्यूनल इस दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लेगा। इस दौरान अंजुम अकील के वकील ने कहा कि हमें नोटिस मिला ही नहीं है, यही तो हमारा एतराज़ है। इस दौरान पीटीआई के रहनुमा आमिर मसूद मुगल के वकील ने कहा कि पहले ये जवाब दें, इसके बाद मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। इस पर अंजुम अकील के वकील ने जवाब दिया कि हम 7 दिन के अंदर जवाब जमा करा चुके हैं, हमने मुकम्मल जवाब जमा करा दिया है। इस दौरान इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पूछा कि क्या आरओ और इलेक्शन कमीशन का जवाब आ गया है, आपने सारे फॉर्म भी जमा कराने हैं। इस पर अंजुम अकील के वकील ने जवाब दिया कि हमने सब कुछ जमा करा दिया है। इस दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि तीनों पटिशंस की रोजाना समाअत होगी, लेकिन हर हल्के की अलग अलग समाअत होगी। इस दौरान नून लीग के रहनुमा राजा खुर्रम नवाज के वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि उन्होंने ट्रिब्यूनल फंक्शनल ना होने की वजह से जवाब जमा नहीं कराया, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए कि जब ट्रिब्यूनल फंक्शनल था तो आपने ऑर्डर पर अमल दरामद करना था। इस दौरान दरख्वास्त गुजार अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल को बताया कि अभी तक उनकी जानिब से कुछ भी जमा नहीं कराया गया है, इस वक्त उन्हें जवाब जमा कराने का मौका नहीं दिया जा सकता। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि आरओ ने 15,000 रुपये जुर्माना जमा करा दिया है। पहले काबिल समाअत होना देख लें, क्योंकि लाहौर में 50% इलेक्शन पटिशंस मुस्तरद हो चुकी हैं। इस दौरान अंजुम अकील के वकील ने अदालत को बताया कि हमने अपने जवाब में तमाम फॉर्म जमा कराए हैं। इस दौरान अली बुखारी ने एतराज़ किया कि मेरा एतराज़ है कि इनको जवाब जमा करवाने का एक और मौका नहीं दिया जा सकता। आज की समाअत में ट्रिब्यूनल ने जवाब जमा न कराने पर नून लीग के एमएनएज़ राजा खुर्रम नवाज पर 20,000 रुपये का जुर्माना आयद करते हुए उन्हें 3 दिन में फॉर्म 45, 46 और 47 जमा कराने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के वकील सरदार तैमूर ने वकालतनामा वापस ले लिया, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि जब तक आप वकालतनामा जमा नहीं कराते आप दलाइल नहीं दे सकते। ये कहते हुए ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी पर भी जवाब जमा न कराने पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए उन्हें परसों तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। इस पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने ट्रिब्यूनल को बताया कि वकील की खिदमत हासिल करनी है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है, इसलिए जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए। आज की समाअत में ट्रिब्यूनल ने हल्का NA 46 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी, जबकि हल्का NA 47 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत 10 जुलाई और हल्का NA 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन को हुए 5 माह हो चुके हैं, लेकिन इस हवाले से मुकम्मल शफाफियत पर अभी भी सवाल उठ रहा है। इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर एतराज़ लगाकर उसकी कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई थी, जबकि पंजाब में भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला खटाई में पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को और लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम के तकर्रुर के बाद उनसे मुशावरत का हुक्म दे दिया है। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी साहब मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़रा अदालती मामलात को आप बहुत करीब से देखते हैं, आज की समाअत और उससे जुड़े मामलात को आपने बड़े करीब से देखा है। एक जज के खिलाफ कैंपेन का मामला है, वो जज बहुत अहम जो ट्रिब्यूनल है, जो कि अहम 3 सीटें हैं इस्लामाबाद में, उनकी हवाले से उस ट्रिब्यूनल को हेड कर रहे हैं। क्या आपने रीड किया जो कुछ आज देखा और इस मामले से लेकर?
जी शुक्रिया शाहजेब साहब। आज क्योंकि 3 दिन से एक कैंपेन चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर भी और नेशनल मीडिया के ऊपर भी ये खबरें आई थी, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेन फाइल की गई थी डिग्री के हवाले से कि ये जो है डिग्री के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया था उसके अंदर कि ये प्रॉपर डिग्री नहीं है, फेक का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन हमने ये देखा कि ये तारिक महमूद जहांगीरी वही जज हैं जिनके घर से कुछ अर्सा पहले कैमरे भी जो खुफिया तौर पे नस्ब किए गए थे वो बरामद हुए थे। और अभी जो ये केस सुन रहे हैं 3 नशिस्तों का इस्लामाबाद की, ये सिर्फ इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें नहीं हैं। अगर मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिलती हैं तो कुल नंबर 226 बनेगा, जबकि 224 के ऊपर 2/3 अक्सरियत बनती है। और अगर इन 3 नशिस्तों के ऊपर कोई मामला जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद से नशिस्तें किसी वजह से चली जाती हैं तो वो जो 2/3 अक्सरियत है हुक्मरान इत्तेहाद की वो दोबारा से फिर से एक मरतबा ख़तरे में पड़ जाती है। तो इस सारे कंटेक्स में आज पहला अदालती दिन था, तो जो अदालत की कार्रवाई जो 9 बजे शुरू होना थी वो तकरीबन 50 मिनट से ज़ायद ताख़ीर से शुरू हुई और जजेस ने एक मीटिंग की और जिसके बाद वो अपने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास गए। हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपने चीफ जस्टिस के साथ उनके कोई ज़्यादा खुशगवार ताल्लुकात नहीं हैं, बल्कि जो टी ब्रेक में भी वो अपने चीफ जस्टिस से नहीं मिलते। नॉर्मली किसी भी अदालत में चीफ जस्टिस और जजेस टी ब्रेक में इकट्ठे बैठते हैं और जो है वहाँ पे मामूल की गपशप जो है वो होती है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। तहम आज जजेस अपने चीफ जस्टिस के पास गए और उनसे कहा कि 1 बाय 1 जजेस के खिलाफ जो है वो कंपेन्स लॉन्च की जा रही हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इस हवाले से एक इदारा जाती जो है वो चीज़ सामने आनी चाहिए। जिसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उन्होंने उनसे इत्तफाक किया और उन्होंने कहा कि हम इस पर इदारा जाती रिस्पॉन्स देंगे। इस हवाले से हमारे ज़राए ने पहले ये बताया था कि आज कोई फुल कोर्ट इजलास होगा, ताहम बाद में फुल कोर्ट जो है वो बैठी और जो हमारी तकरीबन 2 दहाई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिस्ट्री है उसमें पहली दफ़ा एक सो मोटो पर फुल कोर्ट जो है वो बैठी और तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो स्टार्ट की गई। इसमें शाहजेब साहब आप देखें कि कार्रवाई में काफ़ी रिमार्क्स तो बड़े सख्त दिए गए हैं चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, ताहम उन्होंने इसमें अगेन जो है वो तारीख जो डाली है आइंदा समात की वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद की तारीख डाली है और गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो 10 जुलाई से शुरू होंगी और फिर तकरीबन 1 महीने तक ये गालिबन ये रहेंगी और उसके बाद भी फिर दोबारा से कोई डेट मुकर्रर की जाएगी। तो तमाम तर रिमार्क्स देने के बाद जो है इस समात को कम से कम 5 से 6 हफ्ते के लिए जो है वो एक मरतबा फिर मौखर कर दिया गया है। ताहम आज जो दूसरी अहम बात नोट की गई है वो ये थी कि आज जो वकला तंजीमों ने जो बयानात दी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुश्तरका तौर पर, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल भी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी थी, इस्लामाबाद बार काउंसिल थी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद थी, वो सारे अपने जजेस के और बिलखसूस जो तारिक महमूद जहांगीरी हैं उनके साथ खड़े नजर आए और उनका ये कहना था कि अदलिया पर किसी भी किस्म का जो दबाव है उसके खिलाफ जो है हर लेवल के ऊपर उसे जो है वो रजिस्ट किया जाएगा। रियासत अली आज़ाद जो बार के सदर हैं उन्होंने कहा कि वो जज जिन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो के फांसी के फैसले से इख्तलाफ किया था, बाद में उनकी डिग्री के हवाले से भी बहुत सारे तनाज़ात जो हैं वो जन्म दिए गए थे, उसके ऊपर भी सवाल उठाए गए थे। ताहम अहम बात ये थी कि वकला का ये कहना था कि वो अपनी जुडिशरी के साथ खड़े हैं, वो एहतसाब के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन सिर्फ एक इल्ज़ाम के बाद जो है किसी जज की पब्लिकली उसका मुजरिम ठहरा देना, इसको किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज खासी गर्मा गर्मी रही पहले दिन। ताहम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समात की, उनके जो तासुरात थे, उनकी जो फेस रीडिंग थी, वो किसी तरह से भी किसी दबाव का शिकार नज़र नहीं आए, किसी गुस्से का शिकार, किसी हेजान का शिकार नज़र नहीं आए। उन्होंने बड़ा स्मूथली जो है वो अपने केसेस सुने और वो डिटरमेंट नज़र आए कि वो अपनी जो भी अदालती प्रोसीडिंग्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। मतलब और आपको लगता है कि गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराने की बात हो रही थी, इसके अलावा ये कहा जा रहा था कि मामला आपने बताया कि गर्मी की छुट्टियों के बाद ले जाया गया, मगर इसके अलावा भी कंटेम्प्ट की मुतादिद प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं मामला इस तरफ जाएगा कि ऐसे वाक़यात रुक जाएं या कम से कम कोई मंतकी अंजाम तक मामला पहुँचे?
जी शाहजेब साहब, देखें अगर अदालती फ़ैसले से ये मामलात रुकने होते तो इससे पहले भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उनके पास भी एक मामला चल रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार की जो किरदार कशी की गई थी, उनकी जो डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी थी, उनके जो डिक्लेयर्ड अपने डॉक्यूमेंट्स थे अमेरिका के, उनको भी बड़ा एक्सप्लॉइट किया गया था। फिर उनकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन थी वो भी आई थी सोशल मीडिया पे भी। लेकिन उसके बाद देखें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होने के बावजूद ये सिलसिला रुका नहीं और अगले जज की बारी आ गई। और इसी तरह ये 3-4 जजेस के साथ अब तक हो चुका है। तो इस्लामाबाद की जो जुडिशरी है उसमें चीफ जस्टिस भी जब जजेस बाकी उनके पास जाते हैं तो वो भी उनके साथ खड़े होते हमें नज़र आते हैं। और अब इस सारे मामले को एक ख़ास अंदाज में देखा जा रहा है कि ख़त लिखने के बाद से इन जजेस का नंबर जो है वो लग रहा है और एक के बाद एक और एक के बाद एक जज जो है उसकी बारी आ रही है। ताहम अभी जो ज़्यादा आज हमारी बात हुई वकला के साथ और जो सीनियर लोगों के साथ, तो उनका ये कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, जो इस जुडिशरी के एक फादरली फिगर हैं, उनको इस सारे मामले में इंटरवेंशन करनी चाहिए है और उनको वो एहतसाब का जो भी अमल है वो ज़रूर करें, लेकिन उनको इस मामले को रोकने के लिए उनको ज़रूर आगे आना चाहिए, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए। तो ये तो सीनियर वकला की राय थी, लेकिन अब फ़िलहाल किसी तरफ से भी कोई ऐसा सीज़ फायर हमें नज़र नहीं आ रहा। अदालत भी जो है वो तौहीन अदालत की जितने केसेस हो रहे हैं उनके ऊपर नोटिस भी ले रही है, उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है, और दूसरी जानिब से जजेस की जो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी किरदार कुशी है वो मुहिम भी जारी है। तो ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है और दोबारा इस तरह के हालात पैदा नज़र आ रहे हैं जिसमें शायद लगता है कि आने वाले वक्तों में शायद वकला और जुडिशरी, हमारे जो वकला और जुडिशरी हैं, शायद वो कोई जो एक साबका एक वकला मूवमेंट थी उसकी शक्ल में शायद उन्हें कई रोडों पर भी शायद हम देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आसिफ बशीर चौधरी इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। इस वक्त हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, एक और जज के खिलाफ कैंपेन, उन्हीं जजेस में शामिल 6 जजेस में जिन्होंने ख़त लिखा था, यही जज हैं जो ट्रिब्यूनल की समाअत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी की 3 सीटें जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अहम हैं। जजेस सवाल उठा रहे हैं कि बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत इसके पीछे है, हुकूमत कंडेम भी नहीं कर रही। नहीं, देखें, ये सोशल मीडिया कैंपेन जो है इसके पीछे कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, कभी किसी पे इल्ज़ाम, कभी किसी पे इल्ज़ाम। लेकिन मामला ये है कि ये सोशल मीडिया के पीछे भागने की ज़रूरत क्या है। मैं तो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से ये अपील करूँगा कि आप इतनी तवज्जो ना दिया करें सोशल मीडिया के ऊपर। किसी ज़माने में तो जजेस जो है वो अखबार नहीं पढ़ा करते थे और लोगों से जो है वो खुलेआम मिला नहीं करते थे ताकि वो अपने इंसाफ फराहम करने का जो फरीज़ा है उसको बेहतर अंदाज से जो है वो अंजाम दे सकें। तो सोशल मीडिया को इतनी अहमियत देने की ज़रूरत क्या है। राना साहब, अगर एक झूठ अगर मई का वाक़या हुआ था यहाँ, एक झूठ अगर सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ बार बार फैलाया जाएगा तो उसके बाद वो सच नहीं बन जाएगा। अगर उसके हवाले से कोई बात नहीं होगी या तो हुकूमत इंटरवीन करके कोई बात करे, क्या करें फिर? जजेस अपनी वजाहतें खुद देते रहें, जैसे बाबर सत्तार ने वजाहत दी, उसके बाद भी हमने देखा कि वो कैंपेन जारी रही। और उसमें मसला भी ये हो रहा है कि जो फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उस पर अलग सवाल उठ रहा है कि कहीं ये एक नई रिवायत तो नहीं बन रही है जिस तरीके से जजेस कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को लेकर चल रहे हैं। देखें शाहज़ेब, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया को जितनी अहमियत दी जाएगी उतना ही जो है वो वहाँ पे जो है वो फिर ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों का शोर होगा। अगर आप उसको अहमियत नहीं देंगे तो ये जो इस किस्म के नापसंदीदा अनासर हैं ये ख़ुद ही जो है वो आराम से बैठ जाएंगे। अगर आप उनका जवाब देने लगें, उनके ऊपर जो है वो फ़िक्रमंद होने लगें तो फिर तो वो समझते हैं कि हम कामयाब हैं। फिर तो वो पहले से भी जो है वो ज़्यादा ज़ोरों शोर से काम करते हैं। और फिर या तो ये है कि हुकूमत फिर जो इख्तियारात चाहती है, जिस किस्म की लेजिस्लेशन चाहती है कि सोशल मीडिया को जो है वो रेगुलेट कर दिया जाए और ऐसे ऑब्नॉक्शियस एलिमेंट्स जो हैं उनको बिल्कुल जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाए, तो फिर या फिर वो उस किस्म की लेजिस्लेशन को फिर जो है वो सब अलाउ कर दें। राना साहब, इस वक्त ऐसा लगता है कि फिर जो है वो सोशल मीडिया को
पूरी तरह से जो है वो रेगुलेट कर दिया जाए और किसी को जरूरत ही ना हो कि वहाँ पे कोई किसी के खिलाफ झूठी बात कर सके। साहब अब इसमें मसला ये है कि ऐसे कवानीन तो मौजूद हैं मगर उस पर उस तरीके से अमल दरामद होता नहीं है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, रियासती इदारों को भी इस बात पर एतराज़ है कि डिजिटल दहशतगर्दी है जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है, मगर उन्हें उस बात से तकलीफ़ है जो उनके खिलाफ हो रहा है, जजिस को उस बात से तकलीफ़ है जो उनके खिलाफ हो रहा है, हुकूमत को उस बात से तकलीफ़ है जो उनके खिलाफ हो रहा है। पूरी सोसाइटी में जो झूठ फैलाया जा रहा है, ऐसा लगता है कलेक्टिवली उससे ओवरऑल तकलीफ नहीं है किसी को। तो इसलिए हर एक को अपनी अपनी तकलीफ है, जजिस को, इदारों को, सियासतदानों को, जिसकी वजह से सोसाइटी में झूठ फैल रहा है और सबको ये नहीं समझ में आ रही है जब पूरी सोसाइटी में झूठ फैलेगा तो बचेंगे आप भी नहीं, हर इदारे को ये नहीं समझ में आ रही। नहीं, अगर आप इसके साथ जिस तरह से आपने ये बयान फरमाया है, अगर साथ इसमें ये शामिल कर दें कि सबको तकलीफ़ है जो कुछ उसके ख़िलाफ़ हो रहा है और सबको इत्मीनान है, सुकून है कि जो उनके मुखालफीन के ख़िलाफ़ हो रहा है, साहब यही कह रहा हूँ मैं, उसके ऊपर सबको इत्मीनान है, यही हो रहा है यही हो रहा है एग्जैक्टली। तो फिर मामला ये है कि फिर किस तरह तो फिर ये रेगुलेट किस तरह से होगा? आप मुझे बताएं कि 2 दिन पहले एक हाई कोर्ट के इंतहाई मुअज़्ज़ज़, मोतबर और बाकिरदार रिटायर्ड जज ने जो गुफ्तगू की है, जो जस्टिस रिटायर्ड शाहद जमील साहब ने की है, उसका कोई जवाब दिया है आज तक? क्या इंस्टीट्यूशन को उसका जवाब देना नहीं चाहिए? उन्होंने जिस तरह से कहा कि एक मिनिस्टर जो सन इन लॉ था चीफ जस्टिस का, उसने किस तरह से जजेस को अपने घर बुलाया और 25 हाई कोर्ट के जजेस, वो प्रेशर नहीं था? उस प्रेशर को तो कोई नहीं है, उसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं ले रहा, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा। और फिर क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जितने केसेस बने करप्शन के, उनमें से कोई केस भी गलत नहीं था? इतनी लूट मार की है इन्होंने, ये जो जब ये पिछले साल 2022 में और 23 में इनके पास गवर्नमेंट थी, लेकिन वो सब जिस भी कोर्ट में जाके लगे वहाँ पे वही सन इन लॉ साहब जाते रहे और जाके जो है वो केस डिस्चार्ज होते रहे। जजेज जो है वो उन केसेस को बेल लेना नहीं, डिस्चार्ज। तो ये सारी चीज़ें जिस माशरे में, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, तो इसमें सिर्फ एक बात को जो है वो लेके तो उसके ऊपर जो है वो सारा जो है वो बयानियाँ बिल्ट करना और ये कहना कि जी ये देखें बड़ी ज़्यादती हो रही है और बाकी सारा जो है वो ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा मगर इस वक्त अगर हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहा हो या तो कोई इंडिविजुअल अकाउंट्स कर रहे हो, इस बात पर तो एतराज़ नहीं है कि हर इदारे को जो दूसरे के खिलाफ हो रहा है उससे तकलीफ नहीं है, जो अपने खिलाफ हो रहा है उससे बहुत तकलीफ है, जो सोसाइटी में झूठ फैल रहा है उससे तकलीफ नहीं है, मगर अगर अपने ऊपर बात आ जाए तो उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और जो प्रोसीडिंग्स जिस सिमत में जा रही हैं उस पर भी सवाल उठता है। मगर अगर हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लग रहा हो कि वो जजेस को टारगेट कर रही है, जो हुकूमत के हमदर्द सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए इल्ज़ाम लग रहा हो कि जी उनके ज़रिए पूरी कैंपेन चलाई जा रही है, तो हुकूमत को जवाब तो देना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, क्योंकि आज खुली अदालत में ये सवाल उठा है। नहीं, हुकूमत देखें, इल्ज़ाम तो है ना। मिसाल के तौर पे अगर एक फ़ैसला होता है तो फिर भी जो है वो सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हो जाती है, दूसरी तरफ होता है तो दूसरी तरफ शुरू हो जाती है। अब इसमें ये मालूम ही नहीं पड़ता कि कोई कहता है कि जी वो फ़लाँ साइड के अकाउंट्स जो है वो ये काम कर रहे हैं, कोई कहता है ये फ़लाँ साइड के लोग अकाउंट जो है वो काम कर रहे हैं। तो भाई फिर इस कज़िए को ख़त्म करो। फिर एक ऐसा कानून जो है वो फील्ड में आना चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत जो है वो उसमें तजावुज़ होगा, लेकिन कम से कम इससे तो जान छूट जाएगी ना। ये तो नहीं है ना कि सोशल मीडिया देखें कवानीन, ये वी-लॉग सिस्टम जो है, जिसका जो दिल करता है वी-लॉग में जो दिल करता है वो आपके मतलब, मेरे मतलब, किसी और जो मर्जी कह दे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। साहब झूठ बहुत ज़्यादा ज़ाहिर फैला हुआ है, मगर कानून अपनी जगह पर मौजूद है। कहते हैं कि जनाब ये तो बड़ी ज्यादती है। साहब झूठ ज़ाहिर बहुत फैला हुआ है, इस बात से इनकार नहीं है, मगर कवानीन मौजूद है, मगर उन कवानीन को भी पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बजाय इसके कि झूठ खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, सबक सिखाने के लिए या अपनी मुखालिफ की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो इनफेक्टिव हो जाते हैं। फिर नए कानून की डिमांड होती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कानून जो है वो मौजूद हैं, लेकिन उन कानून में वो स्पिरिट
वो जो है वो ग्रिप नहीं है जिसके ऊपर जो जिस तरह से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन चीज़ों का जो है वो तदारुक हो सके। नंबर एक। नंबर दो, ये ठीक है कि मिस यूज़ होने का एहतमाल रहता है, लेकिन अदालतें जो हैं वो बैठी हैं, अदालतें जो हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि कोई भी कानून जो है वो मिस यूज़ ना हो, अपने मुखालफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, लेकिन कानून को तो फील्ड में आने देना। इसके बगैर तो ये जिस किस्म की जो है ये अपना सूरत हाल बनी हुई है, तो कोई भी महफूज नहीं है, ना कोई जज, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई सहाफ़ी, ना कोई जो है वो पब्लिक ऑफिसर, ना कोई गवर्नमेंट, ना जुडिशरी, कोई भी महफूज नहीं है। और साहब ये बताइएगा कि अब एक और जो आप कहते हैं कि कानून नहीं है इसलिए लोग महफूज नहीं है, मगर कानून होते हुए भी तो लोग महफूज नहीं है। रिजवान अहमद हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर तहरीक इंसाफ, 5 जुलाई को गुमशुदा हो गए, घर से निकलकर एक्सप्रेस हाईवे पर सफ़र कर रहे थे, राब्ता मुनक़ता हुआ, गाड़ी ट्रैक हुई है क्योंकि गाड़ी में ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ था, वो नहीं ट्रैक हो सके हैं। पार्टी कह रही है कि जो उनके खिलाफ उनकी गुमशुदगी की FIR तक दर्ज नहीं कराने दी जा रही। नहीं, वो FIR दर्ज करवाएं, क्यों नहीं करवाने दी जा रही? वो आए, सामने आए, बताएं। यहाँ पे जो है वो आदमी जो है वो पहले लापता हो जाता है, उसके बाद वो कहता है कि नहीं जी मैं तो फलां जगह पे गया हुआ था, मैं तो वहाँ रहा हूँ इतने दिन, तो मैं तो वहाँ से वापस आ रहा हूँ। राज साहब ये वाली बात अक्सर उन्हीं के कहने पे वो बंदा कहता है जिन्होंने उनको गुमशुदा किया होता है। अक्सर ये ज़मानत की और बरी होने की शर्त होती है, रिलीज़ होने की शर्त होती है कि ये बात बोलनी है। तो शाहज़ेब फिर किसी जगह पे तो फिर जो है ना किसी को खड़ा होना पड़ेगा ना। अब अगर एक पार्टी जो है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि उनका अहदेदार है, उनके अहदेदार को जो गायब किया गया है, तो फिर इशारों का नाव में बात ना करें, आए सामने बताएं कि किसने अगवा किया है। FIR जो है वो लेके आए, वो पिटीशन दायर कर दें हाई कोर्ट में। बाकी हर बात पे पिटीशन दायर की जाती है, इसमें वो जा रहे इस हवाले से, वो उनका ऐलान है कि इस हवाले से वो अदालत जाएंगे। मगर साहब आप खुद भी देखेंगे एक मीडिया कोऑर्डिनेटर जिनकी तरफ से जिन पे ना कोई ऐसा इल्ज़ाम ना कोई बात, आप खुद भी देखेंगे इस मामले को गायब कर दिए गए हैं। वो कह रहे हैं हमारी दरख्वास्त तक नहीं एक्सेप्ट की जा रही है पुलिस में। जी बिल्कुल, हम देखने को तैयार हैं। इस सिलसिले में उन्हें चाहिए कि वो मुतलका जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे रब्ता करें, और अगर उनकी कोई एप्लीकेशन है, अगर वो इस सिलसिले में हमारी मदद लेनी चाहें तो बिल्कुल करने को तैयार है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कीनियन पुलिस ने इंतहाई पुरस्रार तरीके से सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया था और फिर पुलिस उसे गलत शनाख्त का रंग दे रही थी। मगर आज कीनियन पुलिस के खिलाफ खुद कीनियन हाई कोर्ट का अहम फैसला सामने आ गया है, जिसमें पुलिस के दावों को हक़ाइक़ के मुनाफी करार देते हुए सख्त अहकाम जारी किए गए हैं और कीनियन हुकूमत पर हर्जाना भी आयद किया गया है। इस हवाले से कीनियन हाई कोर्ट की जस्टिस स्टेला मुटोको ने अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अरशद शरीफ का कत्ल गलत शनाख्त का नतीजा नहीं था और उनका कत्ल गैराइनी और गैर कानूनी अमल था। दरख्वास्त में जिन हुकूमती इदारों का नाम लिया गया है वो अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। अरशद शरीफ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और अटॉर्नी जनरल इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। सिर्फ यही नहीं, अटॉर्नी जनरल समेत तफ्तीशी एजेंसीज ने अरशद शरीफ के कत्ल में नामजद पुलिस अफसरान के खिलाफ तहकीकात करने और उन पर फर्द जुर्म आयद करने में सुस्ती दिखाई। इसके बाद जस्टिस स्टेला ने ऑर्डर जारी करते हुए हुक्काम को पाबंद किया है कि वो अरशद शरीफ पर गोली चलाने वाले अफसरान के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करके मुनासिब इक़दाम उठाएं, जिसमें तादीबी और कानूनी कार्रवाइयाँ शामिल हैं। इसके बाद अदालत ने अरशद शरीफ के अहल खाना को 10 मिलियन कीनियन शिलिंग्स यानी 2 करोड़ 16 लाख रुपए हर्जाने की अदायगी का हुक्म देते हुए कहा कि ज़िंदगी के नुकसान की तलाफ़ी पैसों से नहीं हो सकती और ना ही इससे उस तकलीफ़ और परेशानी की तलाफ़ी हो सकती है जिससे अरशद शरीफ की फैमिली गुजरी होगी। लेकिन इस बात पर इत्तफ़ाक़ राय है कि बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी के इजाले के लिए मुआवजा मुनासिब इक़दाम है। इसके अलावा जस्टिस स्टेला ने हिदायत की है कि अरशद शरीफ के अहले खाना को तहकीकात में पेशरफ्त की अपडेट्स फराहम की जाएँ। इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक ने कहा कि उन्हें कीनिया में इंसाफ मिल गया है, लेकिन अभी पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बाकी है।
मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने और मैंने अरशद शरीफ का मुकदमा कीनिया की पुलिस के खिलाफ जीत लिया है और उनके हाई कोर्ट में जो है वो फैसला सुनाया है। मैंने, आपने, हम सब ने मिल के आज अरशद शरीफ को कीनिया में इंसाफ दिलवाया है, लेकिन अभी पाकिस्तान में इंसाफ रहता है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल का दिसंबर 2022 में खुद नोटिस लिया था। फिर 13 जून 2023 तक तो समातें हुई, मगर फिर केस की समाती नहीं हुई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इस्लामाबाद में रियासत की मुद्दत में अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था और जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बाकायदा ट्रायल शुरू हुआ था, मगर प्रोसिक्यूशन की अदम दिलचस्पी पर केस दाखिल दफ्तर कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि इस केस की FIR अरशद शरीफ की फैमिली के बजाय रियासत की मुद्दत में दर्ज हुई थी, इसलिए अरशद शरीफ के अहले खाना इस पर मुतमईन नहीं थे। मगर आज कीनियन अदालत का फैसला बहुत अहम है, जिसमें अदालत ने कीनियन पुलिस पर जिम्मेदारी डाल दी है और इसके मौक़िफ़ को मानने से इनकार कर दिया है। और आम बात यह है कि जिस वक्त कीनियन पुलिस इस कत्ल को गलत शनाख्त का रंग दे रही थी, उस वक्त ही वाक़याती शहादतें पुलिस के मौक़िफ़ के खिलाफ जा रही थी और कीनियन पुलिस खुद भी बार बार मुतज़ाद बयान दे रही थी, जिससे दिन ब दिन शकूक व शुबहात बढ़ते जा रहे थे और वाज़ेह नज़र आ रहा था कि अरशद शरीफ को बाकायदा प्लानिंग के साथ कत्ल किया गया है। पहले कीनिया के सहाफ़ियों ने पुलिस के मौक़िफ़ पर सवालात उठाए, फिर बाद में पाकिस्तानी सहाफ़ियों की तरफ से भी कीनिया जाकर तहकीकात की गई और इस पूरे वाक़े पर मज़ीद सवालात उठाए गए। इस पूरी सूरत हाल पर तफसील से नज़र डालते हैं। कीनिया की पुलिस का इब्तिदाई मौक़िफ़ ये था कि अरशद शरीफ का कत्ल गलत शनाख्त की वजह से हुआ था, क्योंकि पुलिस एक बच्चे के अगवा और चोरी होने वाली गाड़ी के लिए चेकिंग कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने नाका भी लगाया हुआ था और नाके पे ना रुकने की वजह से ही पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी पर गोलियां चलाईं, जिसमें वो जाबाक हुए। लेकिन बाद में इंकिशाफ सामने आया कि जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सवार थे और जिस गाड़ी के चोरी होने की इतला थी, वो दोनों ही अलग अलग मॉडल्स की गाड़ियाँ थीं, जबकि असल में गुम होने वाली गाड़ी अरशद शरीफ के कत्ल के वाक़े से आधा घंटा पहले ही शहर के अंदर ही से मिल गई थी, जबकि अरशद शरीफ का कत्ल गाड़ी मिल जाने के बावजूद आधे घंटे बाद, और वो भी शहर से काफ़ी दूर किया गया। इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम और फैक्ट फोकस की सहाफ़ी अम्मारा शाह ने तहकीकात के बाद दावा किया कि कीनिया की पुलिस ने जिस गाड़ी को चोरीशुदा करार देकर सहाफ़ी अरशद शरीफ की गाड़ी पर गोली चलाई, उसके मालिक का कहना था कि पुलिस को पहले से इल्म था कि असल गाड़ी नैरोबी शहर के मज़ाफ़ात में मौजूद है, जबकि अरशद शरीफ की गाड़ी पर गोली नैरोबी से 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर मकाम पर चलाई गई। चोरीशुदा गाड़ी के मालिक डगलस कमाऊ ने एक तहरीरी बयान में बताया कि उनकी गाड़ी में ट्रैकिंग के जदीद तरीन आलात नस्ब थे, जो गाड़ी की लम्हा ब लम्हा लोकेशन से पुलिस को आगाह कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस ने उनके हमरा उनकी गाड़ी रात 9:30 बजे बाजियाब करा ली थी, जबकि अरशद शरीफ की गाड़ी को नाका लगाकर रोकने की कोशिश और फायरिंग का वाकया पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक रात 10 बजे पेश आया था। सिर्फ यही नहीं, यहाँ मामला गाड़ी की चोरी के अलावा अगवा का भी था, क्योंकि पुलिस के इब्तिदाई बयान के मुताबिक चोरी होने वाली गाड़ी में एक बच्चा भी मौजूद था। लेकिन इस हवाले से फैक्ट फोकस की खबर में इंकिशाफ किया गया कि गाड़ी में मौजूद डगलस कमाऊ के अगवा होने वाले बेटे की उम्र 28 साल थी और ये वाकया 23 अक्टूबर को उस वक्त पेश आया जब कमाऊ अपने 28 साला बेटे डंकिन के साथ नैरोबी के निगारा मार्केट में ख़रीदारी कर रहे थे। वो अपने बेटे को गाड़ी में छोड़कर सामान लेने गए, मगर जब वापस आए तो गाड़ी गायब थी। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन मिलाने की कोशिश की, मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। 20 मिनट की तलाश के बाद डगलस कमाऊ ने मकामी पुलिस को इतला दी। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी, लेकिन इसी दौरान उन्हें अपने बेटे का फ़ोन आ गया कि वो अपनी माँ से मिलने चला गया था, जिसके बाद 9:30 बजे गाड़ी और बच्चा दोनों मिल गए। जबकि कीनिया की पुलिस के मुताबिक अरशद शरीफ के कत्ल का वाकया रात 10 बजे हुआ, यानी ना तो कोई अगवा का केस था, क्योंकि गाड़ी में मौजूद जिसको बच्चा कहा जा रहा था वो 28 साल का लड़का था, और जिसे चोरी का केस बनाया जा रहा था वो चोरी का था ही नहीं, क्योंकि वो लड़का खुद ही गाड़ी चलाकर बगैर बताए चला गया था। सिर्फ यही नहीं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह और फैक्ट फोकस दोनों की जानिब से ये बात भी सामने आई कि चोरी होने वाली गाड़ी और अरशद शरीफ की गाड़ी दोनों अलग अलग मॉडल की थी। चोरी होने वाली गाड़ी मर्सिडीज़ बेंज स्प्रिंटर थी, जो सामान लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि अरशद शरीफ हमले के वक्त एक लैंड क्रूज़र में सवार थे। मुर्तज़ा अली शाह के मुताबिक गाड़ी के ऊपर 3 तरफ से फायरिंग की गई। अरशद शरीफ गाड़ी के बाईं तरफ सवार थे, जहां डायरेक्ट फायरिंग की गई, जबकि ड्राइवर की साइड पर मौजूद पुलिस अफसरान ने कोशिश की कि वो गाड़ी के सिर्फ टायरों को निशाना बनाएं। और यानी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी के जायजे से लगता है कि फायरिंग चलती गाड़ी पर नहीं की गई। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी को रोककर उस पर फायरिंग की गई। सिर्फ यही नहीं, 2 रुकनी पाकिस्तानी सरकारी तहकीकाती टीम ने कीनिया जाकर अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद फाइंडिंग्स दी थी कि अरशद शरीफ को गलती से नहीं बल्कि बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया, और इसमें कीनिया में अरशद शरीफ के मेज़बान खुरम और वक़ार का किरदार अहम है और उनसे मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। इस 2 रुकनी टीम में डायरेक्टर FIA अतर वहीद और IB के डिप्टी डायरेक्टर जनरल उमर शाहिद हामिद शामिल थे।
फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में अरशद शरीफ के पाकिस्तान छोड़कर दुबई जाने और फिर कीनिया पहुंचने की तफसीलात, वजूहात और किरदारों का तफसील से तस्करा करने के बाद लिखा था कि अरशद शरीफ के पाकिस्तान छोड़ने की ठोस वजूहात हैं क्योंकि उनके खिलाफ मुख्तलिफ अजला में क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए थे। इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि मुत्तहदा अरब अमारात के हुकाम की तरफ से अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया। कीनिया की पुलिस के स्पेशल यूनिट GSU के 4 अहलकार और ट्रेनिंग कैंप इस केस में किसी आले के तौर पर इस्तेमाल हुए। कीनिया में अरशद शरीफ का मेज़बान वक़ार अहमद कीनिया की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी से वेल कनेक्टेड था और जब कत्ल की रात अरशद शरीफ के दूसरे मेज़बान और वक़ार अहमद के भाई खुर्रम अहमद ने वक़ार अहमद को बताया कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है तो वो वक़ार अहमद ही थे जिन्होंने सीनियर पुलिस अफसरान को कॉल की। वक़ार अहमद के कीनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी NIS से भी बहुत करीबी ताल्लुकात थे। वक़ार पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के इब्तिदाई राब्तों में मददगार साबित हुए, लेकिन जब टीम ने उनसे सबूतों का तकाजा किया तो वक़ार टाल मटोल करते रहे और अपनी कहानी बदलते रहे। और जब वक़ार से CCTV फुटेज का तकाजा किया गया तो उन्होंने पहले रजामंदी जाहिर की, फिर कहा कि 19 अक्टूबर की फुटेज टेक्निकल ग्लिच की वजह से गायब हो गई है। सिर्फ यही नहीं, वक़ार पाकिस्तान में भी वेल कनेक्टेड हैं। जब टीम पहली दफ़ा उनसे मिली तो उन्होंने दावा किया कि वो MPAs और सेनेटर्स को जानते हैं और खुफिया एजेंसी के अफसर को भी जानते हैं। अलबत्ता ये बात वाज़ेह नहीं है कि वक़ार का ये ताल्लुक 23 अक्टूबर 2022 से पहले था या नहीं, या ये ताल्लुक सिर्फ अरशद शरीफ की मौत के बाद इंक्वायरीज के नतीजे में कायम हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक वक़ार अहमद टीम के मुताबिक सवालों का जवाब देने में नाकाम हुए और जहां तक उनके भाई खुर्रम अहमद का ताल्लुक है तो वो वक़ार के ज़ेरे असर थे और वाक़यात से मुताल्लिक उनके मौक़िफ़ और पुलिस के मौक़िफ़ में तज़ादात मौजूद हैं। ये हकीकत है कि वक़ार अहमद ने अरशद शरीफ का ज़ाती फ़ोन और iPad पुलिस के हवाले करने के बजाय नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के अफसर के हवाले कर दिया, जिससे उसका ताल्लुक वाज़ेह होता है। वक़ार का नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी से ताल्लुक इस केस में सरहदों से बाहर किरदारों के मुलविस होने के इम्कान को वाज़ेह करता है। इसके अलावा फाइंडिंग्स के मुताबिक खुर्रम अहमद ने जो बयान दिया वो मंतक और हक़ाइक़ के बरखिलाफ है। गाड़ी में जिस सीट पर अरशद शरीफ बैठे हुए थे उसमें गोली घुसने का कोई निशान नहीं है, लेकिन उन्हें पीछे से निशाना बनाया गया और गोली उनके सीने के सीधी तरफ से निकल गई। ये ना तो उनके बैठने की पोजीशन से मिलता है, ना ही गोली चलाने वालों या गोली की सिम्त से मिलता है। इस हवाले से कीनिया की पुलिस का गलत शनाख्त का मौक़िफ़ भी तज़ादात से भरपूर है। कीनिया के पुलिस अफसरान की तरफ से दिए गए बयानात खुद ही अपनी नफ़ी करते हैं और उनका वर्जन काबिल यकीन नहीं है। कीनिया, दुबई और पाकिस्तान में मौजूद किरदारों के इस कत्ल में किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि फैक्ट फाइंडिंग टीम के दोनों अराकीन ये समझते हैं कि मुख्तलिफ अराकीन के लोगों पर मुश्तमिल ये एक प्लांटेड टारगेटेड कत्ल का केस है, ना कि गलत शनाख्त का वाक़या। और आज कीनियन हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है कि कीनियन पुलिस का गलत शनाख्त का मौक़िफ़ हक़ाइक़ के मुनाफी है और अरशद शरीफ का कत्ल गैर कानूनी और गैर आइनी अमल था। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखें। – 2024 दुनिया भर में इलेक्शन का साल है और अब तक पाकिस्तान और भारत समेत कई अहम ममालिक में इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन इन इंतखाबात में मुतादिद अपसेट नताइज भी सामने आ रहे हैं। जैसे भारत में मोदी को बड़े दावों के बावजूद वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिल सकी। बरतानिया में 14 साल बाद हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव्स को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा और लेबर पार्टी 14 साल बाद दोबारा इक़्तिदार में आ गई। ईरान के सदारती इंतखाबात में एतदाल पसंद रहनुमा डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान को कामयाबी के बाद फ्रांस में भी इंतहाई दाएँ बाजू का इत्तेहाद मुतवक्के जीत हासिल नहीं कर सका और कबल अज़ वक्त होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बाएँ बाजू का इत्तेहाद गैर मुतवक्के तौर पर अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गया है। और इंतहाई दाएँ बाजू की जमात नेशनल रैली, जिसकी रहनुमा मरीन ले पेन में हैं, जो इंतहाई मुतनाज़े और नफ़रत अंगेज़ सियासत और बयानात के लिए मशहूर हैं, उनकी जमात पहले राउंड के बाद अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में थी। दूसरे राउंड में शिकस्त ने नेशनल रैली को तीसरी पोजीशन पर धकेल दिया है, जबकि सदर मैक्रोन का हुकूमती इत्तेहाद दूसरे नंबर पर आया है। फ्रांस में बाएं बाजू की गैर मुतवक्के जीत ने इंतहाई दाएं बाजू को इक़्तिदार से फ़िलहाल दूर कर दिया है और पहले राउंड के बाद बनने वाली दाएं बाजू की लहर को रोक दिया है, जिसकी वजह से मुल्क में एक खौफ की फ़िज़ा बन रही थी। वाज़ेह रहे कि यूरोपीय पार्लियामेंट के इंतखाबात में फ्रांस से नेशनल रैली की बड़ी फतह के बाद 9 जून को फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने मुल्क में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान कर दिया था। 2 मराहिल पर मुश्तमिल इंतखाबात का पहला मरहला 30 जून को हुआ, जिसमें इंतहाई दाएँ बाजू की जमात नेशनल रैली की इत्तेहाद ने तकरीबन
34% वोट हासिल कर लिए थे, जबकि बाएं बाजू के इत्तेहाद को 28% वोट मिले थे और सदर मैक्रोन का हुकूमती इत्तेहाद सिर्फ 20% तक ही वोट हासिल कर सका था। पहले मरहले में इंतहाई दाएं बाजू को अक्सरियत मिलने के बाद बड़े पैमाने पर उनकी हुकूमत बनाने की पेशगोइयाँ होने लगी, जिसके बाद मुल्क में इस बात का खदशा होने लगा कि दाएं बाजू की जीत की सूरत में फ्रांस में एक इंतहा पसंद हुकूमत बन सकती है जो तारिकीन वतन के खिलाफ नस्ल परस्ताना इकदाम की हिमायत करती रही है। और इन्हीं खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले फ्रांसीसी शहरियों ने पहले राउंड में नेशनल रैली की बढ़तरी के बाद बड़े पैमाने पर मुहिम भी चलाई और दाएं बाजू के राइस पर फ्रांसीसी फुटबॉल टीम के कप्तान किलियन एम्बापे समेत कई अहम अफराद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। यूरोपीय फुटबॉल कप यूरोस के दौरान 5 जुलाई को एम्बापे ने इस हवाले से कहा कि ये बहुत अर्जेंट सूरत हाल है, हमें बाहर निकल कर वोट देना होगा, हम अपने मुल्क को उन लोगों के हाथों में नहीं छोड़ सकते। हमने पहले मरहले के नताइज देखे हैं जो तबाहकुन हैं, हमें ये उम्मीद है कि ये बदलेगा, सब वोट देने के लिए मोबिलाइज होंगे और सही लोगों को वोट देंगे। एम्बापे के इस बयान पर नेशनल रैली की रहनुमा लेपेन का रद्द-ए-अमल भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रांस के लोग वोट डालने के मशवरों और लेक्चर से तंग आ चुके हैं और एम्बापे खुद इतने अमीर हैं कि वो तारिकीन वतन की नुमाइंदगी नहीं कर सकते हैं, जबकि अक्सर हल्कों में मोतदिल और बाएं बाजू के रहनुमा नेशनल रैली के उम्मीदवारों के खिलाफ एक दूसरे के हक में दस्तबरदार भी हुए, जिसकी वजह से दूसरे राउंड में नेशनल रैली मुतवक्के जीत हासिल नहीं कर सकी। और दूसरे मरहले के बाद न्यू पॉपुलर फ्रंट नामी बाएं बाजू का इत्तेहाद सबसे ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुआ है। दूसरी जानिब न्यू पॉपुलर फ्रंट पार्लिमानी इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने के बावजूद हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि फ्रांस में हुकूमत साजी के लिए कुल 577 में से 289 नशिस्तें दरकार होती हैं, मगर न्यू पॉपुलर फ्रंट सिर्फ 182 सीटें ही हासिल कर सका है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद 168 और नेशनल रैली का इत्तेहाद 143 नशिस्तें हासिल कर सका है, जिसके बाद फ्रांस में हंग पार्लियामेंट की सूरत हाल पैदा हो गई है। वाज़ेह है कि पार्लिमानी इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद सदर मैक्रोन की सदारत को ख़तरा नहीं है और वो 2027 तक फ्रांस के सदर रहेंगे। हाँ, अलबत्ता उन्हें पार्लिमान में बिल्स की मंजूरी समेत कई अहम मामलात में मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में मैक्रोन के मोतदिल इत्तेहाद को दरकार 289 में से 250 नशिस्तें हासिल होने के बावजूद अहम हुकूमती मामला चलाने के लिए दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ रहा था। BBC के एक तज्ज़िये के मुताबिक सदर मैक्रोन को अगले 3 साल तक पार्लिमानी इंतखाबात कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर यूरोपीय इंतखाबात में इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली से बड़ी शिकस्त के सिर्फ 1 घंटे बाद उन्होंने क़बल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान कर दिया। ये उनके अपने करीबी लोगों के लिए भी एक सरप्राइज़ था, मगर जून 2022 के पार्लिमानी इंतखाबात में सादा अक्सरियत ना मिलने की वजह से हुकूमत को अहम कवानीन पास कराने में काफ़ी मुश्किलात का सामना था और इसलिए सदर मैक्रोन शुरू से ही क़बल अज़ वक्त इंतखाबात कराने की कोशिशों में थे ताकि उन्हें सादा अक्सरियत मिल सके, मगर अब सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई है। इस हवाले से BBC के तज्ज़िये के मुताबिक फ्रांस का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, यही एक बात है जो शायद किसी को मालूम नहीं है। फ्रांस के गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात के बाद होने वाले कन्वेंशन के बरक्स इसका जवाब मिलने में हफ्तों लग सकते हैं, क्योंकि पिछले चंद हफ्तों में फ्रांस के सियासी निज़ाम की नोयत को बदलने के लिए कुछ शदीद किस्म की चीज़ें हुई हैं। इस हवाले से चार्ल्स डी गाल के ज़माने से हर इलेक्शन पर नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकार अलैन डोमेल का कहना है कि अब सियासी पार्टियों का एक हुजूम है। 3 बड़े सियासी ब्लॉक्स यानी बाएं बाजू, इंतहाई दाएं बाजू और मोतदिल नज़रियात की जमातें हैं। उनके अलावा मोतदिल दाएं बाजू की जमातें भी हैं और उनके अंदर मुसाबकती रुझानात हैं। कोई भी पार्टी असम्बली में इतनी अक्सरियत में नहीं है कि वो अपनी बात मनवा सके, इसलिए अब हंगामा राई का एक तवील अरसा नागुज़ीर है, क्योंकि मोतदिल दाएं बाजू की जमातों और बाएं बाजू की जमातों से एक नया इत्तेहाद बनना है। एक दूसरे के खिलाफ अब तक जो वाज़ेह नफरत रही है उसके पेश नज़र ये वाज़ेह नहीं है कि ये नया इत्तेहाद किस तरह तश्कील पाएगा, लेकिन हम शर्त लगा सकते हैं कि सदर मैक्रोन के लिए गुज़िश्ता हफ्तों के तनाव के बाद ये मुफाहमत और लोगों की ख्वाहिशात के एहतराम का दौर होगा और ये दौरानिया पेरिस ओलंपिक्स और गर्मियों की तातीलात तक रहेगा और वो किसी शख्स को मुज़ाकरात की क़यादत करने और मुख्तलिफ जमातों के साथ मुफाहमत करने के लिए नामज़द करेंगे। क्या वो शख्स बाएं बाजू से कोई होगा, क्या मोतदिल जमात से कोई होगा, या फिर सियासत से बाहर का कोई शख्स होगा, हम नहीं जानते हैं। जो बात यकीनी मालूम होती है वो ये है कि फ्रांस अब मज़ीद पार्लिमानी निज़ाम में जाने वाला है। सदर मैक्रोन की ताकत कम होगी और ये ताकत नई हुकूमत के सरबराह को मुंतकिल होगी। इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली बेशक पार्लिमानी इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो गई है, मगर इसके बावजूद उन्हें तारीखी वोट मिले हैं। नताइज के मुताबिक नेशनल रैली इत्तेहाद कुल वोटों का 37% हासिल करने में कामयाब रहा है। मगरबी मीडिया के मुताबिक इससे पहले वो कभी भी 18% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सका था, जबकि इसके मुकाबले में बाएं बाजू के इत्तेहाद ने 27% वोट हासिल किए हैं और सदर मैक्रोन के हुकूमती इत्तेहाद को सिर्फ
22% वोट मिले हैं। इसी तरह नेशनल रैली अकेले हालिया इंतखाबात में 143 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है, जबकि गुज़िश्ता इंतखाबात में इसे सिर्फ 88 नशिस्तें मिली थीं, यानी बतौर जमात उसकी नशिस्तें सबसे ज़्यादा हैं और दीगर जमातें इत्तेहाद की वजह से आगे हैं। पार्लिमानी इंतखाबात में शिकस्त के बाद फ्रांस के वज़ीर आज़म गैब्रियल अटैल ने सदर को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया, मगर मैक्रोन ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर ना करते हुए उन्हें आर्जी तौर पर हुकूमती मामला चलाने की हिदायत कर दी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।